सुप्रभात विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संचयन पुस्तक से दूसरा पाठ स्मृति पढ़ने जा रहे हैं, जो कि श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। यह उनकी आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें अपने बालपन में एक बहुत ही प्राणघाती घटना घटी नहीं थी, बल्कि इन्होंने स्वयं अपने आज्ञाकारिता को दिखाते हुए अपनी एक बड़ों के भय के कारण किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, किस तरीके से अपने ऊपर विश्वास करते हैं और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, इन सब बातों का इस कहानी में बहुत ही रोचक और एक रोमांचकारी वर्णन इन्होंने किया है। श्री राम शर्मा जी के बारे में हम उनका परिचय यहाँ लेखक परिचय के तौर पर हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा है या रचनात्मक लेखन में किस तरीके से उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। तो श्री राम शर्मा, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और इन्होंने अपने लेखन शैली के कारण बहुत ही प्रसिद्धि पाई और इन्होंने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया, कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी इत्यादि प्रमुख हैं। अब हम पाठ परिचय की अगर बात करें तो ये जो स्मृति का अर्थ होता है यादें। तो किन यादों का ये जिक्र करते हैं? तो अपने बालपन की यादों का जिक्र करते हैं, बालपन में घटी घटनाओं का और अपनी शरारतों का वर्णन करते हैं। आप सब इसी दौर से गुज़र रहे हैं। अब आप लोग बालपन से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। तो बालपन में जो शरारतें हैं वो किस हद तक हो, आपकी शैतानियाँ किस हद तक बर्दाश्त की जाएं, आप किस तरीके से अपने आप को पूरी तरह से शैतानियों में झोंकते चले जाते हैं, शरारतों में झोंकते चले जाते हैं और कई बार आप अपने मुख्य कार्य से भटक से जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हद तक शरारत अच्छी लगती हैं, उसके बाद वो शरारत न तो शरारत करने वाले के लिए अच्छा रहता है और ना ही जिसके साथ किया जा रहा है उसके साथ। दोनों ही स्थिति में, दोनों के लिए ही वह खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती हैं। इसीलिए हमें अपनी सीमाओं का और अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन एक हद में रहकर। कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कि लेखक किस तरीके से अपने बालपन को बयां कर रहे हैं, अपने मित्र मंडलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से वो शरारत करते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, और जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे किस तरीके से
सीमित साधनों से खेलते हैं। आज के ज़माने में जब बच्चे मोबाइल, टैबलेट इत्यादि से फेसबुक और व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, गांव के बच्चे आज भी शारीरिक श्रम वाले खेल खेलते हैं। उनके खेल बहुत ही अनोखे और अच्छे होते हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका शारीरिक बौद्धिक विकास होता है। अब हमें इस पाठ से बहुत सारी सीख मिलती हैं। हमें उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा चाहिए, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस पाठ में बहुत कुछ सीखने के लिए है। अब लेखक किस तरीके से अपने बड़े भाई की आज्ञा और भय, इन दोनों के सम्मिश्रण से और उससे भी ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ, कुएं में से चिट्ठी निकाल सकता हूँ, सांप को मैं मार सकता हूँ। अब तो ये जो उनका आत्मविश्वास है, और साथ ही कि यदि मैं चिट्ठी नहीं निकालूंगा तो मेरे बड़े भाई मेरी पिटाई करेंगे, तो दोनों ही कारण हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में कूद पड़ते हैं और चिट्ठी निकालने का प्रयास करते हैं। देवी कृपा से और अपनी कह लें साहस और त्वरित बुद्धि से वो इस मुसीबत से निकल पाते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस पाठ में जो विभिन्न पात्र हैं उनका जिक्र आया है, तो उनके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। बड़ा भाई जिसके बारे में है कि अन्याय देखने या छोटे भाइयों की शिकायत सुनकर उनकी धुनाई करते थे। बड़ा भाई है बहुत ही एक तरह से गुस्सैल प्रवृत्ति का इसमें दिख रहे हैं कि छोटे भाइयों की गलती को वो नज़रअंदाज नहीं करते, उनको सज़ा देते हैं। इसके बाद जो माँ है, माँ जब 7 वर्ष बाद इस घटना के बारे में वो सुनती हैं तो लेखक को अपनी गोद में बिठा लेती हैं। उनकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं कि किस तरीके से मेरे बच्चे ने जान जोखिम में डाल ली थी। छोटा भाई जो लेखक से छोटा है, सबसे छोटा है, लेखक मझला भाई है, यानी बड़े भाई के बाद, और उससे जो छोटा है उसके साथ ये दोनों अपने छोटे भाई के साथ ये खेलते रहते हैं। तो ये है। और उसके बाद वानर टोली से मित्र मंडली जो इनके हम उम्र हैं, वे सारे लड़के, सारे बच्चे वानर टोली के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि मक्खनपुर आते जाते नित नई शरारतें करते हैं। इसके बाद जो लेखक स्वयं इस कहानी के सूत्रधार और नायक हैं, गांव के सामान्य बालकों की तरह ही वो भी शरारतें करते हैं। वे अपने बड़े भाई की मार पिटाई से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। लेखक में साहस और आज्ञाकारिता का जो गुण है वो बहुत ही अनुकरणीय हैं। आप सब में भी ये गुण होने ही चाहिए। उन्हें अपने डंडे और डंडे की संचालन कला, यानी उनके पास जो डंडा होता है वो और उसको चलाने का जो उनके अंदर स्किल है, उस पर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। सच का साथ देने के लिए वे सांप से भिड़ने और अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अपनी माँ के लिए उनके हृदय में असीम प्यार और श्रद्धा की भावना है। तो ये कुल मिलाकर जितने भी पात्र हैं उनका ये संक्षिप्त परिचय था। अब हम पाठ के सार की ओर बढ़ें तो कहानी जो स्मृति है उसकी यह घटना तब की है जब वे महज 12 वर्ष के थे और 1908 की यह घटना है। तो उस समय किस तरीके से इनके साथ बालपन में वो घटना घटती है उसका यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। तो उस वर्णन में उनकी जो यादें हैं उनसे उनको भय, निराशा, रोमांच, उत्साह आदि अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। वो उन पलों को याद करके रोमांचित भी होते हैं, डरते भी हैं और इनके अंदर उत्साह का भी संचार होता है। तो अलग अलग भावों का, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थीं। जाड़े के मौसम में लेखक झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे कि घर से बुलावा आ गया। लेखक बड़े भाई की मार के भय से डरते हुए घर पहुँचे तो बड़े भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियाँ मक्खनपुर डाक खाने में डालने का आदेश दिया। ये जंगली बेर खा रहे थे और इतने में बुलावा आ गया घर से, तो मारे भय के इनकी हालत ख़राब थी कि बड़े भाई ने बुलाया है, पक्का मार पिटाई होगी। लेकिन वहाँ जब घर पहुँचते हैं तो बड़े भाई साहब इनको 3 चिट्ठियाँ पकड़ाते हैं कि जाओ मक्खनपुर डाक खाने में इसे डाल देना। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबूल का डंडा थामे माँ द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों से धोती बांधकर उछलते कूदते चल पड़े। गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में वही कच्चा कुआं पड़ा जिसमें सांप गिर गया था। रोजाना की आदत के अनुसार कुएं में ढेला फेंकना और सांप से फुफकार करवा लेना, सांप के जो गुस्से वाला भाव है उसको देखकर तालियां बजाना और ढेले मिट्टी के डालना उस कुएं में सांप को मारने, सांप पर अपना निशाना लगाना, निशाने की आजमाइश। तो ये सब चीज़ें वो निरंतर मक्खनपुर आते जाते करते रहते हैं। सो एक बार फिर से मौका मिल रहा है, जब वो चिट्ठी डालने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में कुएं में फिर वहीं आजमाइश होती है। अब इसी क्रम में जब वो सांप पर ढेले बरसा रहे होते हैं, अचानक से उनके सर पे जो वो मुरेठा वो बांधे हुए थे धोती का, उसमें से चिट्ठियाँ और उस टोपी से निकलकर कुएं में गिर जाती हैं। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर पड़ी। क्यों? क्योंकि चिट्ठी किसका है? तो भाई का है, बड़े भाई का, जो बिना बात के भी सजा दे देते हैं और ये तो बड़ी बात हो गई। तो इस कारण से ये दोनों डर के मारे रोने लग जाते हैं। अब लेखक ने कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियों को उठाने की योजना बनाई कि चलो भाई अब चिट्ठियां तो निकालनी है वरना भाई नहीं छोड़ेगा, पिटाई करेंगे और पता नहीं क्या सजा देंगे। तो इस भय के कारण चिट्ठियां निकालना उनको ज़्यादा अनुकूल लगा। दोनों भाइयों ने अपनी धोतियां उतारी, कानों पर बंधी धोतियां भी उतारी और चने बंधी धोती को मिलाकर, यानी कि ये लोग अब धोती से को एक रस्सी के रूप में बनाकर अब कुएं में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। अब इन्होंने डंडे को भी धोती के एक छोर से बांध कर और लेखक कुएं में
उतर रहे हैं। अब जैसे ही कुएं के बिल्कुल निचले हिस्से तक वो पहुंचने ही वाले होते हैं कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ, आभास हुआ कि कुएं की जो चौड़ाई है ऊपर ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे वो बढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, जगह कम है। और ऐसी स्थिति में जिस लाठी के बलबूते वो कुएं में उतरते हैं कि हम नीचे उतरेंगे और सांप को डंडे से मारेंगे और चिट्ठियाँ लेकर आ जाएंगे, तो इतना सरल उनको, जब वो नीचे उतर रहे होते हैं, कुएं में उतरने की योजना बना रहे होते हैं, तब उन्हें इतना सरल लगता है। लेकिन ज्यों-ज्यों वो नीचे उतर रहे हैं कुएं में और जगह संकरी होती जाती है और उनको अपने लाठी घुमाने और घुमाकर सांप को मारने के लिए इतनी जगह ही नहीं मिल रही है, तब उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। वो उनको इतना सरल नहीं लगता। ऊपर से जो सांप है वो पूरी तरह से फन फैलाए और ताक में है कि कब मौका मिले और वो डसे। तो ऐसी स्थिति में लेखक बहुत घबरा से जाते हैं। अब जब वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं, जब आप कहानी को पंक्ति दर पंक्ति आद्यंत पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आपको जो उनका लेखन शैली है उससे आप को बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो वो सांप को चकमा देकर किसी तरह से चिट्ठी उठाकर सांप को नहीं मारते हैं। सांप पर जब सांप के दूसरी तरफ लाठी से प्रहार करते हैं तो सांप उस पर लाठी पर टूट पड़ता है और अपना विष उड़ेल देता है। लेकिन ध्यान बटाते हुए लेखक चिट्ठियाँ लेकर बाहर आ जाते हैं। अब चिट्ठियाँ लेकर ऊपर चढ़ना, चूँकि सिर्फ हाथ के बल पे, क्योंकि पूरे शरीर का भार आपके हाथ पर है, और लेखक बताते हैं कि 36 फीट की गहराई वाले उस कुएं से बाहर निकलना बहुत चुनौतीपूर्ण था और हाथ बिल्कुल थक से गए थे। अगर वो हाथ थक कर उससे हाथ से धोती छूट जाए तो नीचे जाते ही सांप डसेगा। तो इस तरह का जो दोहरा भय है, इस कारण वो उस सांप से बचने के कारण किसी तरह से निकल पाते हैं कुएं से। और इस घटना का जिक्र जब वो 10वीं पास कर जाते हैं और 1915 में अपनी माँ को बताते हैं तो माँ बहुत भावुक हो जाती हैं और अपने बेटे को आंचल में छुपा लेती हैं, स्नेह देती हैं। तो ये जो रोमांचकारी घटना है, इस घटना में आपने गौर किया होगा कि कुएं में महज चिट्ठी के लिए, चिट्ठी तो दोबारा भी लिखे जा सकते थे, लेकिन लेखक किस कारण से कुएं में कूदे हों? इसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि अपने लाठी पर भरोसा, कि डंडे से मैं सांप को मार दूंगा और चिट्ठी लेकर आ जाऊंगा। दूसरा कि लेखक अपने बड़े भाई से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। प्यारे बच्चों, आप किसी भी व्यक्ति से इस हद तक न डरें। हाँ, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, सभी बड़ों का सम्मान करें, उनकी हर बात मानने की कोशिश करें, लेकिन यह सब भय के कारण नहीं होना चाहिए। आप में वो शिष्टाचार आने चाहिए, आप में वो अनुशासन होने चाहिए कि आप में वो एक सहज समझ होनी चाहिए कि आप अपने से बड़ों की बात मानें। उसके लिए डंडे और डांट डपट और थप्पड़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप
अपने शिक्षकों की बात मानें, उनका आदर करें। सज़ा के बल पर आप बात मानें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सज़ा दी जाती हैं उसमें कई बार ऐसी चूक हो जाती हैं जिससे बहुत अनहोनी हो जाती हैं, अपाहिज हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। इस कारण से हमें चाहिए कि अपने छोटों को मार पिटाई के भय से नहीं, बल्कि उसे प्यार और आदर से उसको सही तरीके से समझाकर भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो जैसा इस पाठ में आप देख रहे हैं कि लेखक का बड़ा भाई इतना मार पिटाई करते हैं कि वो लेखक कुएं तक में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि यह पूरी तरीके से एक ही वजह नहीं है कि वो कुएं में उतरते हैं। इसका दूसरा कारण भी है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि डंडे पर बहुत ज़्यादा भरोसा, कि उनको लगता है कि ये डंडा नहीं राइफ़ल है, इससे तो सांप को बहुत ही सुगमता से मैं मार सकता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अपने जीवन में आज्ञाकारिता को, यानी कि अपने बड़ों की बात को मानना, दूसरा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को न खोना और चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना, विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य न खोना। जैसा कि सांप से जूझते हुए वो अपने धैर्य, साहस और त्वरित बुद्धि की जैसी परिस्थितियाँ, उस हिसाब से अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। इसी से आप अपने जीवन में सफल होते हैं। विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी आप घबराते नहीं हैं, उसका सही तरीके से सामना करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सब इस पाठ को एक बार आद्यंत अवश्य पढ़ें और समझने की कोशिश करें इस पाठ में क्या कुछ है। आनंद भी आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे तो और ज़्यादा यह कहानी रुचिकर लगेंगी। तो इस आज के लिए बस इतना ही। एक अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।